यह सिर्फ एक और लॉगबुक प्रविष्टि नहीं है, यह गहराई से आने वाला अंतिम संदेश है। समुद्र की अंधेरी गहराई से, जो अज्ञात और संभवतः खतरनाक को छुपाता है। आपके सामने है एक पीला पृष्ठ, समुद्री अभिलेखागार से सावधानी पूर्वक निकाला गया, जैसे कि समय में जमे हुए घटनाओं का प्रमाण। हस्तलिखित पांडुलिपि में कप्तान द्वारा लिखित 20वीं सदी के 60वें वर्ष में एसो माल्मो नामक एक तेल टैंकर पर की गई प्रविष्टि शामिल है। यह तारीख है 26 दिसंबर 1966 और स्थान अटलांटिक महासागर, उस क्षेत्र में जहां उस समय तूफान और लहरें कभी-कभी अदृश्य ऊंचाइयों तक पहुंचती थीं। उन वर्षों में 40 के दशक में जब समुद्री जहाजों को प्राकृतिक तत्वों से लड़ना पड़ता था, ठीक वहीं खुले महासागर में यह रहस्यमय और चिंताजनक कहानी घटी। पीला पृष्ठ उस चिंताजनक क्षण में कप्तान द्वारा की गई एक सूखी प्रोटोकॉल प्रविष्टि को शामिल करता है। असामान्य ऊंचाई की लहर से मिले प्रहार नाक के हिस्से पर हुआ। चूंकि पुल, जो पानी के स्तर से 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था, पूरी तरह से जलमग्न हो गया। ऐसा लगता है कि यह लहर वास्तव में विनाशकारी थी। हालांकि सौभाग्य से जहाज को हुए नुकसान मामूली थे, मार्ग अपरिवर्तित रहा और प्रकृति के प्रहार के बावजूद जहाज अपनी यात्रा जारी रखा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस लहर की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि समुद्र स्तर से 6 मंजिला इमारत की ऊंचाई पर स्थित पुल जलमग्न क्षेत्र में आ गया। कौन सी लहर, जो सुनामी नहीं है, खुले महासागर में इतनी ऊंचाई तक उठ सकती है? और यह कैसे संभव हो सकता है उन वर्षों में, जब विज्ञान और भौतिकी ने ऐसे घटनाओं को असंभव माना था? इससे पहले कि हम गहरे विश्लेषण की ओर बढ़ें, हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे। आपके समर्थन के रूप में लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए किए गए काम के लिए महत्वपूर्ण धन्यवाद होगा। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह रिपोर्ट और इसके जैसे सैकड़ों अन्य अभिलेखागार में दर्ज की गई थी, जिसे पर्यवेक्षक द्वारा कुछ बढ़ा चढ़ाकर या गलत माना गया था, क्योंकि उन दिनों वैज्ञानिक समुदाय को यकीन था कि ऐसी लहरें असंभव हैं। उस समय का विज्ञान भौतिकी के नियमों और गणितीय मॉडलों पर आधारित यह दावा करता था कि इतनी ऊंचाई की लहर का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। भौतिकी, गणित, सामान्य ज्ञान सभी एक ही बात कहते थे, यह असंभव है। लेकिन क्या होगा अगर यह सब झूठ था? क्या होगा अगर सच्चाई महासागर की गहराई में छिपी है, हमारे ज्ञान की सीमाओं से परे, और वहीं कुछ ऐसा है जो सामान्य सूत्रों और वैज्ञानिक सिद्धांतों में फिट नहीं होता? क्या होगा अगर महासागर में कुछ प्राचीन, आदिम, राक्षसी और पूरी तरह से वास्तविक है, जो अविश्वसनीय ऊंचाई की लहरें पैदा करने में सक्षम हैं? और क्या होगा अगर ये घटनाएं सिर्फ आकस्मिक प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी शक्तियों का प्रकटीकरण है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? यह सवाल यह नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ, बल्कि यह है कि क्यों मानवता ने लंबे समय तक उन घटनाओं के गवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। विज्ञान अपनी सभी ज्ञान और विधियों के बावजूद उन नाविकों की गवाही को क्यों अनदेखा करता रहा, जो अज्ञात प्राकृतिक घटनाओं का सामना कर चुके थे? इस प्रश्न का उत्तर समुद्र की गहराइयों में छिपा है, उस जहाज के मलबे के बीच जिसे कभी लगभग अडिग माना जाता था। यह वह जहाज था जो अपनी अंतिम यात्रा पर निकला था, बिना यह जाने कि उसका सामना कुछ असंभव से होगा। यह सब 28 दिसंबर 1978 को हुआ, जर्मनी के ब्रेमरहेफेन बंदरगाह में। वहां ठंडी दिसंबर की धुंध में हवा डीजल ईंधन और खारे समुद्री पानी की गंध से भरी हुई थी। घाट पर गर्व से खड़ा था जहाज, जर्मन व्यापारिक बेड़े का प्रतीक, कंटेनर जहाज म्यूनिख। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक सच्चा समुद्री किला, 19वीं सदी के अंत का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। वह अमेरिका के दक्षिण में स्थित जॉर्जिया राज्य के सवाना शहर के बंदरगाह की ओर जा रहा था। जहाज पर मौजूद पूरी टीम और सभी लोग आश्वस्त थे। 11 दिनों में जहाज अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच जाएगा और रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। वे इस पर विश्वास करते थे क्योंकि ऐसा ही योजना बनाई गई थी और यात्रा की सफल समाप्ति के लिए सब कुछ पहले से तैयार था। हालांकि जैसा कि बाद में पता चला, यह विश्वास गलत था और सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। म्यूनिख, जैसा कि जहाज का नाम था, अब कभी भी किसी बंदरगाह, किसी खाड़ी
या दुनिया की किसी समुद्री खाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। वह खुले समुद्र में निकला और लगभग तुरंत ही एक असाधारण तूफान का सामना किया। लेकिन यह तूफान साधारण नहीं था। यह कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था, साधारण समुद्री तूफानों की तुलना में। नवंबर में उत्तरी अटलांटिक के ऊपर एक चक्रवात उग्र था, जिसे युगांतरकारी कहा जा सकता था, क्योंकि इसकी शक्ति ने सभी पहले दर्ज किए गए तूफानों को पार कर लिया था। हवा तूफानी गति तक पहुंच गई और रेम 15 मीटर की ऊंचाई तक उठ गई, जो समुद्री मामलों के मानकों के अनुसार किसी भी जहाज के लिए एक सच्ची परीक्षा थी। अधिकांश जहाजों के लिए ऐसी परिस्थितियां अनिवार्य रूप से खतरे का संकेत देती और नियंत्रण खोने का जोखिम होता, लेकिन म्यूनिख को विशेष रूप से ऐसी चरम स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया था। उसका ढांचा और प्रणालियां सबसे मजबूत तूफानों को सहने के लिए बनाई गई थी। वह आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर बना रहा, विशाल लहरों को काटते हुए जैसे कि मक्खन पर चाकू, उग्र समुद्र के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हुए। जहाज के मालिकों और नियंत्रण सेवाओं के साथ संचार नियमित और पूरी तरह से क्रम में था। सब कुछ वैसा ही कार्य कर रहा था जैसा उसे करना चाहिए था। ऐसा सभी के आसपास सोचते थे। लेकिन सब कुछ 12 दिसंबर की रात 3 बजे बदल गया। अचानक एक कमजोर रुक रुक कर आने वाला संकट संकेत SOS मोर्स कोड में प्रसारित हुआ। यह संकेत ग्रीक जहाज मैरियन द्वारा पकड़ा गया, जो पास में था, और उसने मदद की आकस्मिक पुकार सुनी। मैरियन के रेडियो ऑपरेटर केवल संदेश के कुछ टुकड़े ही समझ सके, जिनमें SOS और संख्या 28 शामिल थे, जो संभवतः चालक दल के सदस्यों की संख्या या जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या को दर्शाती थी। इस संकेत के बाद एक सन्नाटा छा गया, पूर्ण दबावपूर्ण सन्नाटा, जिसने सब कुछ घेर लिया। विशाल जहाज, जो कई स्वतंत्र संचार प्रणालियों से सुसज्जित था, अचानक रेडियो तरंगों से गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे रडार और रेडियो आवृत्तियों से मिटा दिया हो। यह शांतिकाल के इतिहास में सबसे बड़े और जटिल खोज और बचाव अभियानों में से एक की शुरुआत थी, जो कई दिनों तक चली और कई देशों के प्रयासों को आकर्षित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और अन्य देशों की तटरक्षक ने अपने सभी संसाधनों को जुटाया। आकाश में विमान उड़े और समुद्र में सैकड़ों जहाज निकले। 100 से अधिक विभिन्न जहाज और 16 विमान बारी बारी से बर्फीली, उग्र अटलांटिक के विशाल वर्गों की खोज कर रहे थे। उनका कार्य लगभग असंभव लग रहा था। गायब जहाज, उसके दल या कम से कम मलबे के कुछ निशान ढूंढना। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद खोज केवल निराशाजनक खालीपन की ओर ले जाती रही। समय बीतता गया, बचाव की उम्मीद हर घंटे के साथ कम होती गई और अंत में निराशा की भावना के साथ अधिकांश विशेषज्ञों और बचाव कर्मियों ने स्वीकार किया कि जीवित बचे लोगों को खोजने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। और फिर 14 दिसंबर को 12 दिनों की लगातार लगभग असफल खोज के बाद एक टोही विमान ने लहरों में एक अकेला बचाव बेड़ा देखा। वह खाली था। जीवन के कोई संकेत नहीं थे, न कोई शरीर और न ही कोई जीवन जैकेट। लेकिन इस खोज में सबसे चिंताजनक और वास्तव में भयावह बात यह नहीं थी कि बेड़े पर कोई व्यक्ति नहीं था, न ही उनके उपस्थिति के कोई संकेत थे, बल्कि यह कि यह बेड़ा समुद्र में कैसे पहुंचा। म्यूनिख पर बचाव बेड़े विशेष निचों में सुरक्षित थे, जो ऊंचाई पर स्थित थे। जहाज की तबाही कठोर और निर्दयी मौसम की स्थिति के प्रभाव में हुई, जिसने अचानक और तेजी से उसकी तैरने की क्षमता को खो दिया। ये परिस्थितियां इतनी चरम थीं कि सबसे तैयार नाविक और अनुभवी कप्तान भी तत्वों के सामने असहाय हो गए। घटना जिसने आपदा को जन्म दिया अब भी एक रहस्य बनी हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ। कौन सी असामान्य घटना या अप्रत्याशित परिस्थिति ने जहाज के तेजी से विनाश का कारण बना। त्रासदी के बाद किए गए आधिकारिक रिपोर्टों और जांचों में स्वीकार किया गया कि परिस्थितियां अज्ञात और अनिर्धारित बनी हुई हैं और जांच किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। परिणाम स्वरूप मामला बंद कर दिया गया, केवल विचारों और अंधेरे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए। हालांकि समुद्री समुदाय में नाविकों, कप्तानों और बंदरगाह की तवरनाओं के कर्मचारियों के बीच इस कहानी ने एक अलग जीवन प्राप्त किया। वहां बंद दरवाजों के पीछे बातचीत की गर्माहट में, फुसफुसाहट में अफवाहें
और किंवदंतियां प्रसारित होती रहीं, जिन्हें वैज्ञानिक हलकों में कोई पुष्टि नहीं मिली, लेकिन वे जीवित और विकसित होती रहीं। इन कहानियों में उन लहरों के बारे में बताया गया जो जहाज को हथौड़े की तरह नष्ट कर सकती थीं, हत्यारे लहरों के बारे में, पानी की दीवारों के बारे में, जो अचानक और अपनी शक्ति में भयानक थीं, जो कहीं से भी प्रकट हो सकती थीं और सबसे बड़े और स्थिर सुपर टैंकर को भी तोड़ सकती थीं। ये कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, प्राचीन समुद्री कहानियों की याद दिलाती थीं, जैसे कि क्रैकन और समुद्री सर्पों की कथाएं, जिनके बारे में नाविक सदियों से बात करते आ रहे थे। सैकड़ों वर्षों तक यह माना जाता था कि ऐसी भयानक लहरें केवल कल्पना की उपज हैं, समुद्री लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो नौसिखियों को डराने या असामान्य घटनाओं की व्याख्या करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन म्यूनिख जहाज के गायब होने और विशेष रूप से इस तथ्य ने कि इसका बचाव बेड़ा उखाड़ दिया गया था, कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हो सकता है कि राक्षस वास्तव में मौजूद हो? क्या होगा अगर ये भयानक लहरें केवल किंवदंतियां नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता हैं, जो अप्रशिक्षित और इसे न समझने वाले वैज्ञानिकों की नजरों से छिपी हुई हैं? यह समझने के लिए कि विशाल लहरों के अस्तित्व का विचार कितना क्रांतिकारी और यहां तक कि विधर्मी था, 20वीं सदी में महासागर की वैज्ञानिक तस्वीर में डूबना आवश्यक है। यह विज्ञान, समुद्र विज्ञान, सांख्यिकी और गणितीय मॉडलों पर आधारित था, जो महासागर को अपेक्षाकृत पूर्वानुमानित प्रणाली के रूप में वर्णित करते थे। उस समय तथाकथित रैखिक तरंग मॉडल मौजूद था, जिसने उन्हें साइनसॉइडल्स की तरह हार्मोनिक दोलन के रूप में माना। इस मॉडल में लहर की चोटी की ऊंचाई लगभग उसकी गर्त की गहराई के बराबर थी, जो उनके व्यवहार का गणितीय विश्लेषण करने की अनुमति देती थी। लहरें एक दूसरे पर आरोपित हो सकती थीं, एक दूसरे को मजबूत या कमजोर कर सकती थीं, लेकिन यह प्रक्रिया सामान्य वितरण के नियमों, गॉसियन वक्र के अधीन थी। इसका मतलब यह था कि अधिकांश लहरों की औसत ऊंचाई होती थी और बड़ी चरम लहरें बहुत कम मिलती थीं। इस मॉडल के तहत गणितीय रूप से भविष्यवाणी की गई थी कि एक लहर जो किसी दिए गए क्षेत्र में विशिष्ट लहरों की औसत ऊंचाई से दोगुनी है, तथाकथित हत्यारा लहर लगभग 3 लाख लहरों में एक बार दिखाई देनी चाहिए, और एक लहर जो औसत से 3 गुना अधिक है, 10,000 वर्षों में एक बार। इन गणनाओं ने तूफानी लहरों की ऊंचाई की सैद्धांतिक सीमा लगभग 15 मीटर निर्धारित की। इस सीमा से अधिक कुछ भी असंभव माना जाता था, प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए अप्राप्य। जब नाविक अपने अवलोकनों के बारे में 30 मीटर की पानी की दीवारों के बारे में बताते थे, तो वैज्ञानिक केवल सिर हिलाते थे। ऐसे प्रमाणों को तनाव, खराब दृश्यता या प्रकाश के अपवर्तन के रूप में समझाते थे। उनके सूत्रों और ग्राफ से भरी दुनिया में ऐसे राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं थी। यह माना जाता था कि महासागर एक प्रणाली है जो पूर्वानुमानित नियमों का पालन करती है, और कि राक्षसी लहरें मौजूद नहीं हैं। हालांकि गवाहियां जमा होती रहीं, और उनमें से अधिकांश केवल अंधविश्वासी नाविकों की कहानियां नहीं थीं। ये कप्तानों और अधिकारियों की रिपोर्टें थीं, जिनकी बेदाग प्रतिष्ठा थी, जिन्होंने अपने शब्दों की पुष्टि दस्तावेजों के साथ की थी। पिछली सदी के 70वें वर्ष में 25वें वर्ष में महान झीलों पर एक घटना घटी, जिसने प्राकृतिक विसंगतियों और विश्व विज्ञान के रहस्यों के इतिहास में हमेशा के लिए छाप छोड़ दी। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय जल निकायों में से एक, लेक सुपीरियर में एक शक्तिशाली तूफान के दौरान एक जहाज एस. एडवर्ड फिट्जगेराल्ड नामक एक मालवाहक जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस समय जहाज पर एक पूरा दल मौजूद था, और कप्तान ने आखिरी बार जो रिपोर्ट दी वह थी, "हम टिके हुए हैं।" इन शब्दों के बाद एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे प्रकृति खुद अगले घटना की प्रतीक्षा में ठहर गई हो। बाद में यह धारणा उभरी कि जहाज को रहस्यमयी और अलौकिक लहरों ने घेर लिया था, जिन्हें 3 बहनें कहा जाता है। 3 असामान्य रूप से ऊंची और शक्तिशाली लहरों की श्रृंखला, जो ग्रेट लेक्स के लिए विशिष्ट हैं। हर बार ऐसा प्रकट होना वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक सच्ची पहेली बन जाता था, क्योंकि यह मौजूदा व्याख्याओं में फिट नहीं होता था। आधिकारिक विज्ञान ने इन घटनाओं का स्पष्टीकरण प्रतिध्वनि कंपन, धाराओं के साथ बातचीत, दबाव में परिवर्तन या अन्य प्राकृतिक कारकों में खोजने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण
जहाज के अचानक गायब होने को पूरी तरह से सही नहीं ठहरा सका। केवल एक बात स्पष्ट थी, स्वीकृत मॉडलों के साथ एक गहरी असंगति थी, जो महासागर और बड़े झीलों को रैखिक प्रणालियों के रूप में देखती थी। हालांकि जैसा कि बाद की घटनाओं ने दिखाया, एक और अधिक जटिल तस्वीर भी संभव थी। फिट्जगेराल्ड के गायब होने के तुरंत बाद एक और अधिक चिंताजनक घटना घटी। एक आधुनिक जहाज जिसका नाम म्यूनिक था, 1978 में गायब हो गया। यह मामला वैज्ञानिकों के लिए अंतिम बूंद साबित हुआ, जो मौजूदा सिद्धांतों पर अधिक से अधिक संदेह करने लगे। जहाज नवीनतम था और सबसे उच्च तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित था, और खोया हुआ बचाव उपकरण, जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इस बात का एक और प्रमाण बन गया कि प्रकृति में कुछ सामान्य धारणाओं से परे है। वेज यानी हल्कों में शोर मच गया, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। और इस समय जब हर कोई पहले से ही इन रहस्यमय गायबियों के संभावित कारणों के बारे में सवाल उठाने लगा था, कुछ विचार उभरने लगे जो शुरू में अविश्वसनीय लग रहे थे। कुछ युवा शोधकर्ता समुद्र विज्ञानी साहस और सत्य को समझने की इच्छा से भरे हुए असुविधाजनक सवाल पूछने लगे। उन्होंने सुझाव दिया कि महासागर केवल एक रैखिक, पूर्वानुमानित और शांत वातावरण नहीं है, बल्कि एक जटिल गैर रैखिक प्रणाली है, जिसमें ऐसे चरम घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रणालियों में, जैसा कि भौतिकी से ज्ञात है, ऊर्जा के विनाशकारी विस्फोट संभव हैं, जब लहरें केवल जुड़ती नहीं हैं, बल्कि इस तरह से बातचीत करती हैं कि वे एक दूसरे से ऊर्जा चुराना शुरू कर देती हैं। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप एक विशाल ऊर्जा की मात्रा एक भयंकर उछाल में केंद्रित हो जाती है, जो चारों ओर सब कुछ नष्ट करने में सक्षम होती है। इस विचार ने आलोचना और प्रतिरोध की बाढ़ ला दी, क्योंकि यह महासागर के बारे में संपूर्ण ज्ञान के आधार को पुनर्विचार करने की मांग करता था। हालांकि सिद्धांत की पुष्टि के लिए अपरिवर्तनीय प्रमाणों की आवश्यकता थी, ऐसे प्रमाण जो वैज्ञानिक उपकरणों पर दर्ज किए जा सकें, और इससे भी बेहतर, इस रहस्यमय राक्षस या विशाल लहर की एक तस्वीर प्राप्त की जा सके। और यह तस्वीर 17 साल बाद 20वीं सदी के एक दिन 27 दिसंबर 1995 को सामने आई। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 1995 को नॉर्वे के तट पर स्थित उत्तरी समुद्र के ठंडे पानी में एक घटना घटी, जिसने हमेशा के लिए वैज्ञानिक इतिहास के अभिलेखों में अपनी जगह बना ली। यह समुद्र ग्रह के सबसे कठोर और अप्रिय स्थानों में से एक है, जहां तूफान विशेष रूप से शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। यहीं ड्रॉपनर गैस क्षेत्र के पास एक प्रसिद्ध तेल प्लेटफॉर्म खड़ा है, जिसे उसी नाम से जाना जाता है। यह विशाल संरचना समुद्र तल में घड़ी हुई सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए बनाई गई है, जिसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाएं और लहरें होती हैं। यह वही था, लंबे समय से प्रतीक्षित और सभी द्वारा खतरनाकता की झलक पाने की लालसा वाला, धुआं छोड़ता और धमकी देता हुआ पिस्तौल, जिसके बारे में सभी समुद्री रहस्यों में रुचि रखने वाले लोग बात कर रहे थे। अब नाविकों की अतिशयोक्तियों, उनकी कहानियों या महासागर की अप्रत्याशितता को सही ठहराने के लिए बनाई गई पुरानी मॉडलों का सहारा नहीं लिया जा सकता था। सच को स्वीकार करने का समय आ गया था। वह लहर, जिसे बाद में ड्रॉपनर नाम दिया गया, इतिहास में पहली बार उपकरणों द्वारा दर्ज की गई तथाकथित हत्यारी लहरों की घटना बन गई। इस उदाहरण ने पुष्टि की कि ऐसी भयानक लहरें वास्तव में मौजूद हैं, और वे शक्तिशाली धाराओं और खतरनाक समुद्री प्रवाहों से दूर गहरे पानी में भी उत्पन्न हो सकती हैं, जहां स्वयं लहर क्षेत्र में आंतरिक प्रक्रियाएं विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। यह खोज महासागर के अध्ययन में एक वास्तविक मोड़ बन गई, एक निर्णायक क्षण जिसने भौतिकविदों और महासागर वैज्ञानिकों को अपने दृष्टिकोण और समुद्री लहरों की समझ को पूरी तरह से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि वे रैखिक मॉडल, जो पहले अधिकांश लहर प्रक्रियाओं के वर्णन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे, गहराई से गलत साबित हुए, विशेष रूप से जब चरम घटनाओं की बात आती है। पूरी वैज्ञानिक समुदाय ने बुखार में नई, अधिक सटीक मॉडल खोजने की कोशिश शुरू कर दी, जो इतनी विनाशकारी लहरों के फेनोमेन को समझा सके। शोधकर्ताओं ने उन समीकरणों की ओर रुख किया जो पहले क्वांटम यांत्रिकी
और प्रकाशिकी जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि गैर रैखिक श्रोडिंगर समीकरण। काम के दौरान वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव की खोज की, जिसे मैड्यूलेशन अस्थिरता या जिसे बेंजामिन फेयर अस्थिरता भी कहा जाता है। सरल शब्दों में यह एक प्रक्रिया है जिसमें समान तरंग प्रवाह अचानक अलग अलग भागों में टूटने लगता है और पड़ोसी तरंगों से स्थानांतरित ऊर्जा एक केंद्रीय तरंग में केंद्रित होती है, जो तेजी से बढ़ती और अधिक शक्तिशाली होती जाती है और एक छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से ऊंची और विनाशकारी गोरिल्ला में बदल जाती है। समुद्री गहराइयों का राक्षस। इसे इस तरह कल्पना कीजिए जैसे लोगों की भीड़ में जो कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अचानक एक व्यक्ति उछलने लगता है, चारों ओर से ऊर्जा लेते हुए और ध्यान का केंद्र बनते हुए अराजकता और विनाश का स्रोत बन जाता है। यही वह लहर थी जिसे ड्रॉपनर नाम दिया गया, जिसने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए पांडोरा का पिटारा खोल दिया। वैज्ञानिकों ने पुराने डेटा जो बॉय और उपग्रहों से एकत्र किए गए थे को फिर से जांचना शुरू किया और महासागर में हर जगह इसी तरह की हत्यारी लहरों के निशान पाए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मैक्स वेव नामक एक व्यापक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 3 सप्ताह की अवधि के लिए महासागर की उपग्रह छवियों का अध्ययन करना था। विश्लेषण के परिणाम स्वरूप 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 10 से अधिक लहरें पाई गईं, जो मानकों और मानदंडों से काफी अधिक थीं। यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह की घटनाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक बार होती हैं और पूरी दुनिया में, यदि अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो हर 10,000 साल में एक बार। वे दुर्लभ नहीं हैं, बल्कि एक स्थायी घटना है जो दुनिया के सभी महासागरों में प्रकट होती है। इस नई डरावनी दुनिया की तस्वीर ने विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं में अभूतपूर्व रुचि और साथ ही चिंता पैदा की। कई रहस्य जो लंबे समय तक अनसुलझे रहे, अपने उत्तर खोजने लगे। विशेष रूप से एमएस म्यूनिख आपदा की पहेली एक उज्जवल उदाहरण बन गई। तरंगों की गैर रेखीय भौतिकी और उनके उत्पत्ति के निशानों के बारे में नए ज्ञान के साथ जांचकर्ताओं और समुद्री विशेषज्ञों ने त्रासदी को पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देखा और अचानक सभी पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। प्रमुख सुरागों को याद करें। पहला, जहाज के साथ अचानक और पूरी तरह से संपर्क का गायब होना। दूसरा, आपदा के स्वभाव के बारे में किसी भी समझदार या तार्किक संदेशों की अनुपस्थिति। तीसरा, 20 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया बचाव बेड़ा, जैसे समुद्री तूफान द्वारा फेंका गया हो। चौथा, पाए गए मलबे की अपेक्षाकृत कम मात्रा, जो एक बड़ी लहर के साथ टकराव के क्लासिक सिद्धांत के विपरीत थी। अब एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करें जब जहाज अचानक एक शक्तिशाली लहर से टकराता है। उसका नाक लहर की छोटी के आधार में डूब जाता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा की पूरी शक्ति को अपनी ओर खींच रहा हो। उस क्षण जब लहर अपनी छोटी पर पहुंचती है, जहाज का नाक हवा में उठता है, जैसे ऊपर की ओर उड़ रहा हो, और जहाज के मध्य भाग में एक विशाल खाली जगह बन जाती है, जैसे किसी ने उसे धातु से काट दिया हो। यह भावना जैसे एक विष आल जहाज क्षण भर के लिए 2 बिंदुओं पर टिका होता है, पड़ोसी लहरों की चोटियों पर। दृश्य को एक विशेष डरावनी नाटकीयता प्रदान करती है। उसकी अपनी मास, भारी वजन और जहाज के ढांचे की विशेषताएं ऐसी स्थितियों में उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। धातु, जो कुछ भारों के लिए डिजाइन की गई होती है, इस तरह की शक्ति को सहन नहीं कर पाती और दबाव के तहत झुक जाती है। परिणाम स्वरूप एक भयानक और अचानक टूटना होता है। जहाज का ढांचा एक जोरदार दरार के साथ 2 हिस्सों में टूट जाता है, जैसे एक विशाल माचिस की डिब्बी जो सीमों पर खुल जाती है। इस आपदा के क्षण में एक शक्तिशाली झटका होता है, जब विशाल लहर की छोटी पुल को ढक लेती है, जैसे एक विशाल हाथ प्राकृतिक विध्वंसक का। झटका लहर चारों ओर सब कुछ हिला देती है, नेविगेशन और संचार प्रणालियों की खिड़कियों को तोड़ देती है, संवेदनशील उपकरणों को नष्ट कर देती है और संभवतः उन सभी की तुरंत जान ले लेती है जो ड्यूटी पर थे। इस अचानक विनाश के परिणाम स्वरूप जहाज के साथ संपर्क गायब हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों बचाव नौकाएं अनदेखी रहती हैं और क्यों संकट संकेत भेजने में असमर्थ होते हैं। यह शक्तिशाली ऊपर से प्रहार जो जहाज पर गिरा,
वही रहस्य है जो एमएस म्यूनिक के गायब होने की व्याख्या करता है। यही वह कारण था कि जहाज इतनी तेजी से और अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो गया। एक लहर जो उसकी डेक पर 25 मीटर की ऊंचाई पर लुढ़क गई, आसानी से उसके रास्ते में सब कुछ खींचते हुए, जिसमें वही बचाव नौका भी शामिल थी। वह स्टील के बंधनों से खींचा गया और प्राकृतिक तत्वों की शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, नष्ट हो गया और लहर द्वारा ले जाया गया। दो भागों में टूटकर जहाज कुछ ही मिनट टो में डूबने लगा। चालक दल को नावें उतारने या किसी भी तरह का संकट संकेत देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हुए। आपदा इतनी अचानक और पूरी तरह से हुई कि लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। यह एक घटना थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। इसके पैमाने विशाल और अपरिवर्तनीय थे। आज 20 से अधिक वर्षों के बाद यह संस्करण, जो हाल ही में काल्पनिक और वास्तविकता से दूर लग रहा था, वैज्ञानिक समुदायों में मान्यता प्राप्त और सबसे तार्किक बन गया है। यह एमएस म्यूनिक मामले के सभी रहस्यमय पहलुओं की पूरी तरह से व्याख्या करता है। जहाज के गायब होने को एक रहस्यमय और अनसुलझे घटना से एक दुखद लेकिन पूरी तरह से समझने योग्य कहानी में बदल देता है, जो महासागर की शक्ति और खतरों के बारे में है। जो राक्षस म्यूनिक को डुबोया था, अंततः पहचान लिया गया और उसका नाम है तरल पदार्थ की गैर रेखीय गतिशीलता। वह रहस्यमय और शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति जो सबसे मजबूत संरचनाओं को भी नष्ट करने में सक्षम है। हमने एमएस म्यूनिक के रहस्य को उजागर किया और यह समुद्री तत्वों की शक्ति को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। लेकिन इस खोज के बावजूद कहानी यहां समाप्त नहीं होती। यह केवल शुरू होती है, क्योंकि अब हम अच्छी तरह से समझते हैं राक्षस वास्तविक हैं। वे केवल उत्तरी अटलांटिक तक सीमित नहीं हैं, वे पूरी दुनिया में मौजूद हैं और उनकी शिकार जारी है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के तट ने लंबे समय से एक खराब प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसके नाविक सदियों से इस स्थान को जहाजों का कब्रिस्तान कहते आ रहे हैं। यहाँ दो विशाल महासागरों, अटलांटिक और हिंद महासागर के जल मिलते हैं और अगुल्हास धारा, जो प्रबल पश्चिमी हवाओं के खिलाफ बहती है, खतरनाक लहरों के उत्पन्न होने के लिए विशेष परिस्थितियां बनाती है। ये लहरें हथियारों की तरह अचानक महासागर को खोल सकती हैं और पूरे जहाज को निगल सकती हैं। जिन नाविकों का दुर्भाग्य से इसका सामना हुआ है, वे पानी की दीवारों के बारे में नहीं, बल्कि छिद्रों के बारे में बताते हैं। विशाल गड्ढे जो महासागर की सतह को फाड़ते हैं। अचानक जहाज के सामने एक विशाल गड्ढा खुलता है और उसके पीछे और भी बड़ा। सौभाग्य से त्रासदियों और मानव हानि से बचा जा सका और यह उन लोगों के लिए एक वास्तविक बचाव बन गया जो इस प्राकृतिक घटना के केंद्र में थे। हालांकि इस मामले ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि कितने कमजोर होते हैं, यहां तक कि सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत जहाज जो नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्री विस्तार के ये राक्षस, जो अपनी शक्ति में अजेय लगते हैं, अप्रत्याशित और कभी-कभी अज्ञात प्राकृतिक शक्तियों से सुरक्षित नहीं हैं। कभी-कभी ये विशालकाय जहाज, जो आमतौर पर पानी की सतह पर तैरते हैं, अपनी सामान्य मार्गों से बाहर निकल जाते हैं और भूमि पर आ जाते हैं। 21वीं सदी में वर्ष 1991 में फ्लोरिडा में स्थित डेटोना बीच पर एक स्पष्ट और शांत दिन में, जब आकाश में एक भी बादल नहीं था और कोई हवा नहीं चल रही थी, एक घटना घटी जिसने वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। वहां पूरी तरह से बादल रहित मौसम में अचानक एक विशाल 6 मीटर ऊंची पानी की दीवार लगभग 43 किलोमीटर की लंबाई में आ गई। इस विशाल लहर ने सैकड़ों वाहनों को बहा दिया, अपने पीछे विनाश और अराजकता छोड़ते हुए, और इसके केंद्र में फंसे 75 लोगों को घायल कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक अभी तक इस प्राकृतिक घटना आग की उत्पत्ति का सटीक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। यह सुनामी नहीं थी, क्योंकि इसके प्रकट होने से पहले कोई भूकंप दर्ज नहीं किया गया था। संभवतः इसका कारण महासागरीय तरंगों की जटिल और असामान्य समरसता थी, जिनका प्रतिध्वनि लंबी दूरी पर बढ़ गया, जिससे एक शक्तिशाली लहर बनी। लेकिन इस बारे में अंतिम उत्तर अभी तक नहीं मिला है और इस घटना का रहस्य अनसुलझा है। आज के वैज्ञानिकों का कार्य केवल इस तरह की घातक लहरों के अस्तित्व की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि उनके प्रकट होने की भविष्यवाणी करना सीखना है।
ऐसे घटनाओं की भविष्यवाणी करना अत्यंत जटिल और कठिन कार्य है, क्योंकि घातक लहर एक स्थानीय, अल्पकालिक और अत्यंत गतिशील घटना होती है। आमतौर पर यह कुछ ही सेकंड में बनती है, लगभग 10 से 15 सेकंड में, और उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। आधुनिक निगरानी प्रणालियां जैसे WFW वॉच 3 केवल महासागर के उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं जहां इस तरह की लहरों के प्रकट होने की संभावना अधिक होती है। वे एक सामान्य चित्र प्रदान करती हैं, संभावित जोखिम क्षेत्रों को चिह्नित करती हैं, लेकिन फिलहाल वे किसी विशेष जहाज के लिए सटीक और समय पर पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, ताकि कप्तान को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी जा सके। नई रडार प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है, जो जहाज के चारों ओर महासागर की सतह को स्कैन कर सकती हैं और तरंग क्षेत्र का विश्लेषण करके उनके प्रकट होने से कुछ मिनट पहले इन राक्षसों के आगमन की भविष्यवाणी कर सकती हैं। यही समय कप्तान के लिए पर्याप्त होगा। वह दिशा बदल सकता है, गति कम कर सकता है या अन्य उपाय कर सकता है, ताकि लहर का सामना नाक से कर सके, जो चालक दल और जहाज के जीव इट रहने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। यह वास्तव में समय के साथ दौड़ है, मानव बुद्धि और महासागर के आदिम अराजकता के बीच संघर्ष, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जहाज म्यूनिक की कहानी और घातक लहरों के साथ उसका सामना केवल एक समुद्री नाटक नहीं है, यह मानव ज्ञान की एक शक्तिशाली रूपक है। यह दिखाता है कि कैसे सबसे सुव्यवस्थित और सावधानी से विकसित वैज्ञानिक सिद्धांत कठोर वास्तविकता के साथ टकराकर टूट सकते हैं। यह कहानी हमें उन लोगों की सुनने की शिक्षा देती है जिन्होंने घटनास्थल पर रहकर प्रकृति की सबसे खतरनाक अभिव्यक्तियों को देखा और महसूस किया है। उनके साक्ष्य हमें इन घटनाओं की सच्ची प्रकृति को समझने में मदद करते हैं, जो अक्सर हमारी समझ से परे लगती हैं। यह इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति में ऐसी शक्तियां हैं जो अभी भी हमारे ज्ञान और तकनीक से परे हैं, और इसकी शक्ति के प्रति सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है। इन विचारों में अंतिम प्रश्न रह जाते हैं जिनके उत्तर की आवश्यकता है। यदि विज्ञान ने एक पूरे शताब्दी तक महासागर के बारे में अपनी धारणाओं में गलती की है, तो आज वह और किन चीजों में गलती कर सकता है? समुद्र की गहराइयों के कौन से रहस्य, जिन्हें हम मिथक या कल्पना मानते हैं, वास्तव में हमारी अपेक्षा से अधिक क्रूर और भयानक हो सकते हैं? कितने और जहाज म्यूनिख की तरह बिना किसी निशान के गायब होने चाहिए?